आप देख रहे हैं लाख टके की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। सबसे पहले दिन भर की 10 बड़ी खबरें। झारखंड में हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री बनना तय। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन ने मारी बाजी। रुझानों में बहुमत के पार पहुंचा गठबंधन। झारखंड में झामुमो गठबंधन की शानदार सफलता के बाद बोले हेमंत सोरेन, कहा समाज के सभी वर्गों के लिए काम करेगी सरकार। स्पष्ट जनादेश के लिए जनता को धन्यवाद। झारखंड में बीजेपी की उम्मीदें टूटी। 29 सीटों पर सिमटी नजर आ रही है पार्टी। मुख्यमंत्री समेत सरकार के 4 मंत्री फिलहाल पीछे। नागरिकता कानून के खिलाफ राजघाट पर कांग्रेस का धरना। सोनिया मनमोहन ने किया संविधान पाठ। राहुल प्रियंका समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद। कोलकाता में बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। नागरिकता कानून पर नड्डा के नेतृत्व पर निकाला मार्च। ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके से गिरफ्तार 15 प्रदर्शनकारियों की जमानत खारिज। 30 हजारी कोर्ट ने कहा पुलिस कर्मियों पर हुआ पथराव, जांच जारी। लखनऊ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 19 तारीख की हिंसा का मास्टरमाइंड अशफाक गिरफ्तार। यूपी में उपद्रवियों की धरपकड़ और हंगामा करने वालों से नुकसान की भरपाई कर रही सरकार। 66वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स का ऐलान। पद्मावत के लिए संजय लीला भंसाली को मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, तो आयुष्मान खुराना को बेस्ट एक्टर का सम्मान। सऊदी के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के केस में 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा। पिछले साल अक्टूबर में सऊदी काउंसुलेट के अंदर की गई थी जमाल खशोगी की निर्मम हत्या। FATF ने पाकिस्तान पर कसा शिकंजा। आतंकी संगठनों और मदरसों में आतंकी हरकतों पर पूछे 150 सवाल। 8 जनवरी तक पाकिस्तान को देना है जवाब। झारखंड में हुए मतगणना के बाद यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपनी सरकार गंवा चुकी है। लेकिन इससे पहले कि झारखंड के नतीजों पर हम चर्चा करें, यह आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड के चुनाव के दौरान NRC का मुद्दा लगातार छाया हुआ था। CAB का मुद्दा भी लगातार छाया हुआ था और एक तरह से इसे मुद्दा बनाकर चुनावी रैलियों में हर भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता संबोधित भी कर रहा था। इसी मुद्दे पर जहां देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे, वो प्रदर्शन आज अलग तरीके के दिख रहे हैं। आज CAA के मुद्दे पर अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन दिखाई दे रहा है तो उसमें 2 तस्वीरें हैं। एक जो CAA के खिलाफ है और दूसरा जो CAA के समर्थन में देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के द्वारा किया जा रहा है। देखिए विरोध के 2 तस्वीरें। दूसरे देशों के शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने वाले कानून के विरोध में शुरू हुई हिंसा का सिलसिला थम गया, लेकिन देश भर के राज्यों में कानून को लेकर विरोध की आवाज और मजबूत होती जा रही है। चेन्नई की सड़कों पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का सैलाब उमड़ा था। इस कानून के विरोध में प्रदर्शन का आयोजन DMK ने किया था, लेकिन उसके साथ 11 सहयोगी दल भी नागरिकता कानून विरोधी प्रदर्शन में उनके साथ खड़े रहे। CAA का विरोध कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी देखने को मिला, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। यहां ईदगाह एक खुद्दस साहिब नाम की संस्था ने नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन किया। नागरिकता कानून का सबसे पहले विरोध असम में ही शुरू हुआ था। शुरुआती दौर के हिंसक विरोध के बाद अब असम के कई इलाकों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी है। डिब्रूगढ़ में कांग्रेस ने इस कानून के विरोध में रैली की। वैसे तो देश के कई विश्वविद्यालयों में नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध की आवाज सुनाई पड़ी है, लेकिन दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और हैदराबाद के मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स लगातार कानून का विरोध कर रहे हैं।
नागरिकता कानून पर हंगामा पूरे देश में हो रहा है, लेकिन बीजेपी ने कानून के समर्थन में आधिकारिक रैली पश्चिम बंगाल से शुरू की। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे पर नागरिकता के समर्थन में रैली निकाली गई। नागरिकता कानून के समर्थन में पटना की सड़कों पर भी बीजेपी के लोग उतरे। इसी पटना में सीएए विरोधी प्रदर्शन में कल हिंसा की खबरें आई। मोदी सरकार ने इस बार एक ऐसा कानून बनाया जिस पर पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया है, एक जो सरकार के साथ है और दूसरा वो जो उसके खिलाफ है। हमारे देश में जो इस समय माहौल है, एक तरफ सत्य है, एक तरफ झूठ है, एक तरफ प्रेम भाईचारा सबका साथ सबका विकास है, एक तरफ नफरतों का अंबार है, एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने की ललक के साथ बढ़ता हुआ प्रधानमंत्री जी का कदम है, एक तरफ भारत के गौरव से जलते हुए लोग हैं। हो सकता है कि नागरिकता कानून का समर्थन करने वालों की तादाद ज्यादा हो, लेकिन इस कानून के पीछे की मंशा और आने वाले दिनों के नतीजों को लेकर देश में आशंका बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। नागरिकता कानून को लेकर विरोध के स्वर अब अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। हिंसा नहीं, प्रदर्शन, और प्रदर्शन बड़े पैमाने पर। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह के कथन में कुछ इतना फर्क दिख रहा है एनआरसी के मुद्दे पर कि समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार इस बीच में सच कहां पर है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ और दिग्गज नेता कैसे एनआरसी के मुद्दे पर अलग अलग बातों को सामने रख रहे हैं। देश की संसद में एक कानून बना और जनता सड़कों पर आ गई। शरणार्थियों को सम्मान की जिंदगी बख्शी गई और लोग प्रदर्शन करने लगे। सरकार न जाने क्या क्या समझाती रही और लोगों में अफवाह फैलती चली गई, क्योंकि सरकार देश को कानून का मकसद नहीं समझा पाई, क्योंकि सरकार देश को कानून की जरूरत नहीं समझा पाई, क्योंकि सरकार कानून के बाद की मंशा साफ नहीं कर पाई। और यही भ्रम एक बार फिर बढ़ गया है। एनआरसी पर इतना धुंधलका क्यों? देश में नागरिकता कानून का विरोध इतना उग्र नहीं होता अगर इसमें एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन की तैयारी का खौफ नहीं दिखता। ये एनआरसी का मुद्दा कैसे नागरिकता कानून के विरोध के साथ नत्थी होकर भड़काऊ बन गया, ये तो पता नहीं, लेकिन एनआरसी पर सबसे बड़ा भ्रम अब सरकार के बयान से खड़ा हो गया है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर रहेगी। कोई बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड है ही हमारा घोषणा पत्र ही बैकग्राउंड। एनआरसी इसका भी ऐसा झूठ चलाया जा रहा है। ये कांग्रेस में जमाने में बना था, तब सोए थे क्या? हमने तो बनाया नहीं, पार्लियामेंट में आया नहीं, न कैबिनेट में आया है, न उसके कोई नियम कायदे बने हैं। हवा खड़ा किया जा रहा है, उतने जूते मारते हैं। यही वो तो बयान है जिसे लेकर देश में एक बार फिर संशय की स्थिति बन गई है, क्योंकि ये तो बीजेपी के घोषणा पत्र में है कि एनआरसी जरूर लागू होगा। अमित शाह लगातार इस पर कायम भी रहे। तो सवाल है कि क्या फिर पीएम मोदी का बयान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली चुनाव तक की वैलिडिटी तक माना जाए? क्योंकि जिस तरीके से असम में एनआरसी के बाद डिटेंशन सेंटर काम कर रहे हैं और दूसरे राज्यों में ऐसे सेंटर बनाने की तैयारी है, ऐसे में पूरी उम्मीद है कि एनआरसी तो होकर रहेगा। ये और बात है कि सरकार उसे 2024 से पहले करेगी या 2024 में। टीम न्यूज़ नेशन। और ये जरा पाकिस्तान की चर्चा कर लें, जहां पर ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा देश बटा हुआ है और खास करके फौज। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जनरल माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की फांसी को लेकर जिस तरह से सेना में दो फाड़ है,
जिस तरह से न्यायपालिका में दो फाड़ है और सरकार में दो फाड़ है, उसके बाद पाकिस्तान में तो यह तय करना मुश्किल है कि वहां पर कुछ एक चलता भी है। पाकिस्तान एक अनूठा मुल्क है जहां देशद्रोह के दोषी और फांसी की सजा पा चुके शख्स को बचाने के लिए अपने ही दूतावास पर प्रदर्शन करता है और फेसबुक पेज पर धार्मिक कट्टरता के खिलाफ 2 शब्द लिखने वाले को फांसी पर चढ़ाने को तैयार होता है। लंदन में अपने ही दूतावास के बाहर खड़े ये पाकिस्तानी उस मुशर्रफ को जिन्ना के बराबर का दर्जा दे रहे हैं जिसने पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या की थी। उस मुशर्रफ के पक्ष में पाक फौज के समर्थन को देखते हुए अब हर रोज मुशर्रफ के नए पाप का खुलासा हो रहा है। ये फरमाइश किसने की थी पटाखा फोड़ने की? ये अब ना ही पूछे तो क्या फायदा है, मेरे पास लिखा हुआ पड़ा है अनसाइंड। कहा किसने था? बस पहले मैंने इसके ऊपर काफी बात की है। मुशर्रफ साहब के या उस वक्त के जो अदारे के सरबराह? जी हाँ, वही थे। क्योंकि वो उनके बड़े गिले भी आए तो मैंने कहा कि अच्छा मैं अब नहीं करता। लेकिन इट्स रियलिटी इन राइटिंग उन्होंने आपसे फरमाइश की। वो तो है, लेकिन पहली दफा मुशर्रफ साहब बहुत नाराज हुए तो मैंने कहा देखें वो लाश ढूंढ रहे हैं, हमने लाश नहीं पंजाब में देनी, आपकी हुकूमत सिर्फ पंजाब में है। मुशर्रफ के जमाने में पाकिस्तान के पंजाब में सीएम से लेकर फेडरल मिनिस्टर तक रह चुके परवेज इलाही ने अब खुलासा किया है कि मुशर्रफ ने वकीलों पर हमले की साजिश रची थी। वैसे मुशर्रफ के समर्थक भी आरोप लगा रहे हैं कि मुशर्रफ से खारखाए न्यायपालिका ने जानबूझकर फांसी दी है, जबकि मुशर्रफ का कहर झेलने वाले उसका नाम सुनकर कांपते हैं। इंसानियत के खिलाफ बड़े जराइम किए। उसने अकबर बुगटी को कत्ल किया है, उसने 12 मई किया, 47 लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया और शाम को उसने, और ये शेख रशीद जो बड़ी बातें करता है। वैसे सच तो यह है कि पाकिस्तान में ना तो मुशर्रफ का समर्थन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर हो रहा है और न ही मुशर्रफ का विरोध गैर पक्षपात पूर्ण है, लेकिन ये जरूर है कि मुशर्रफ की फांसी पर रोक का वीटो लगाकर बाजवा ने तय कर दिया है कि सेना के खिलाफ पाकिस्तान में कोई फैसला नहीं ले सकता। जी न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाएं कैसे पाकिस्तान में अगर सोशल मीडिया पर या सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप कुछ लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है। पाकिस्तान के एक प्रोफेसर को फांसी पर चढ़ाने की पूरी तैयारी की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कट्टरपंथ के खिलाफ इस प्रोफेसर ने सोशल मीडिया साइट पर कुछ शब्द लिख दिए थे। यह है पाकिस्तान। बेगुनाहों को भी फांसी चढ़ाने के लिए जल उठता है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अदालतें नहीं, कट्टरपंथी करते हैं इंसानों की जिंदगी का फैसला। जिस पाकिस्तान में एक ईसाई महिला को इश्निंदा के झूठे आरोपों में फांसी दी जा रही थी, उसे अदालत ने बरी क्या कर दिया था, पूरा मुल्क सुलग गया था। उसी पाकिस्तान में अब एक और निर्दोष की मौत तय कर दी गई। यह है पाकिस्तान का वो पढ़ा लिखा बदनसीब जिसे पाकिस्तान में फांसी पर चढ़ाने की तैयारी कर ली गई। इसका नाम जुनैद हाफिज है। पेशे से प्रोफेसर थे, लेकिन अब इन पर इश्निंदा का जुर्म साबित हो गया है और इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। पाकिस्तान की अदालत ने इस युवक को सिर्फ इसलिए इश्निंदा का दोषी पा लिया क्योंकि इसके लैपटॉप में कट्टरपंथ के खिलाफ 2-4 शब्द लिखे हुए मिले थे। जो युवक अमेरिका में रहकर पाकिस्तानियों को पढ़ता लिखता रहा, वो मुल्तान क्या लौटा, उसके काले दिन शुरू हो गए। 6 साल से इश्निंदा का दोष झेलते झेलते अब उसका परिवार भी जहन्नुम की जिंदगी जी रहा है। हमारा कारोबार कोलैप्स हो गया, लेकिन वो फिर ऐसा ऐसा हमने घर के जेवर बेचे, मैंने अपनी ज़मीनें बेची, प्लाट थे वो बेचे हमने। मेंटली तौर पर बड़े अपसेट हैं। जुनैद के बचने की गुंजाइश पाकिस्तान में कम है, क्योंकि एक तो जुनैद के साथ आर्मी जैसा मजबूत पक्षकार नहीं है, जुनैद को कोई बचाने वाला नहीं है। अदालत से रिहा होने के बावजूद कट्टरपंथी उसे नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से इमरान खान भी इश्निंदा कानून में फांसी की सजा यानी पाकिस्तान कानून की दफा 295 के साथ है। 295C हम उसके साथ पूरी तरह खड़े हैं और हम उसकी पूरी दफा करेंगे। यहाँ तक कि जुनैद की अर्जी ऊपरी अदालत तक ले जाने की कोशिश करने वाले वकील को भी अपनी जान का खतरा है। I think it won't be unreasonable to feel that there is a very strong risk of being attacked. But I think lawyers have to face these real and perceived threats. पाकिस्तान में जुनैद की जान को खतरा इसलिए भी है क्योंकि अब वहां आसिया बीबी का समर्थन करने वाले पंजाब के गवर्नर को उनके बॉडीगार्ड ही मार डालते हैं।
तो वहां इमरान जैसा पीएम खुलकर उस कानून का समर्थन करे तो कट्टरपंथी क्यों चुप बैठेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। एक सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए कट्टरपंथ के खिलाफ अगर आवाज बुलंद की जाती है तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाती है, लेकिन अगर मदरसों से आतंकवादी तैयार किए जाते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता। यह है पाकिस्तान। FATF को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के नजरिए से देखा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बदलाव आने चाहिए। पाकिस्तान दुनिया की आंख में धूल झोंक रहा है और कहता है कि FATF की तमाम शर्तों को मान लिया गया है। FATF ने अब 105 सवालों की एक लंबी फहरिस्त पाकिस्तान को सौंपी है कि बताइए आपने आतंकवाद पर कैसे नकल कसी है। लाहौर के स्पेशल कोर्ट में हाफिज पर टेरर फंडिंग केस की सुनवाई क्या शुरू हुई। पाक ने ऐसे पेश किया कि अब पाकिस्तान से आतंक खत्म हो गया है। हालांकि हाफिज के पास मीडिया को फटकने तक नहीं दिया गया, लेकिन दावा ऐसा किया गया कि पाक आतंक से लड़ाई में जुटा हुआ है। दरअसल हाफिज पर केस चलाने का ड्रामा करके इमरान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की थी, क्योंकि पाक में हाफिज तो जेल में है, लेकिन उसके बनाए वो मदरसे वैसे ही चल रहे हैं जो आतंक की नर्सरी है। पाक पर FATF का फंदा कसता जा रहा है, क्योंकि FATF ने पूछा है कि पाकिस्तान में मौजूद मदरसों के जरिए आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने से जुड़ी जानकारी दी जाए। FATF ने यह भी पूछा है कि प्रतिबंधित आतंकी संगठनों और आतंकियों से जुड़े मदरसों को लेकर पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की है। FATF ने पाकिस्तान को ऐसे 150 सवालों का जवाब देने के लिए 8 जनवरी तक का वक्त दिया है और फरवरी 2020 में पाकिस्तान पर आखिरी सुनवाई है। यानी इमरान सरकार का जवाब ही तय करेगा कि FATF पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करेगा या नहीं। 8 जनवरी तक पाकिस्तान के पास तकरीबन आधे महीने का वक्त है। अदालत में हाफिज और मसूद के मदरसों पर कानूनी चाबुक चलाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं। यानी FATF के कटघरे में इमरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का हंटर चलना लगभग तय है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए बात करते हैं झारखंड के चुनाव की। जो रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं उससे इस बात को लेकर कोई अब दुविधा नहीं है कि झारखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। नतीजे और रुझान जो अब सम्मिलित तौर पर हैं वो सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी 26 सीटों पर अपनी बढ़त बना पाई। कांग्रेस 15 सीटों को जीतकर और बढ़त बनाकर सामने है। शिबू सोरेन की पार्टी और जो कि अब हेमंत सोरेन की पार्टी कही जा सकती है, JMM 30 सीटों पर अपनी बढ़त और जीत बना चुकी है। JBM बाबूलाल मरांडी की पार्टी 3 सीटों पर आगे है, अन्य के खाते में 5 और AJSU 2 सीटों को अपने खाते में ला पाई। कुल मिलाकर जो स्थिति बनती है उसके आधार पर स्पष्ट बहुमत के साथ 45 सीटों के साथ JMM, कांग्रेस और RJD की गठजोड़ की सरकार बनेगी और इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनावों के बाद अब तक हुए 3 विधानसभाओं में कोई भी जगह स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं किया। दरअसल झारखंड उनकी सबसे करारी हार अभी तक मानी जा सकती है। यह हम आपको दिखा रहे हैं भारत का वो नक्शा जो जनवरी 2018 का है। आप देखिए पूरे भारत पर तकरीबन 71% भारतीय क्षेत्रफल पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। आप सिर्फ केसरिया रंग तमाम राज्यों पर देख सकते हैं और 68% आबादी भारतीय जनता पार्टी के मातहत काम कर रही थी। लेकिन यह तस्वीर कैसे बदलती है दिसंबर 2019 यानी कि 2 साल के अंतराल में, जबकि बीच में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाई है। यह है भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा स्वरूप। आज भारतीय जनता पार्टी भारत के सिर्फ 35% क्षेत्रफल पर अपना आधिपत्य बनाए है और इन राज्यों पर ही भारतीय जनता पार्टी का शासन है और 43% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी आज शासन कर रही है। आप ये देखिए बदली हुई तस्वीर 2 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी के राज्यवार तरीके के आधार पर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार राज्यों में लगातार सिकुड़ता चला जा रहा है।